चुनाव को देखते हुए देश के सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने यहां की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत को पक्की करने के लिए बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने आज प्रदेश के जिला प्रभारियों का बदलाव किया। इसका ऐलान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 की अपेक्षा 2019 के चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली, पर 2024 में बीजेपी ने सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। बीजेपी देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने और यूपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई जिलों के पदाधिकारी बदले गए। यूपी के करीब 55 जिला प्रभारी बदले गए। इनमें पूर्व मंत्री सुरेश राणा का नाम भी शामिल है। उन्हें शाहजहांपुर की महानगर इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 6 क्षेत्रों के प्रभार में भी बदलाव हुआ है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा को भी नया प्रभारी मिला है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, लोगों ने संगठन के स्तर पर जो काम हम लोगों को करने हैं चुनाव की दृष्टि से, उन कामों को हम लोगों ने पूरा करने का संकल्प लिया है। तो ये चुनाव की दृष्टि से हम लोग चुनावी अभियान की गति और चुनाव के समय इस व्यवस्था को हम लोग बनाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी, जो 2019 के मुकाबले 9 कम थी। नतीजों में अंतर की एक बड़ी वजह करीब 2.5 दशक बाद यूपी में हुआ सपा बसपा गठबंधन भी था। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी ने यूपी में हारी 16 सीटों के नतीजों को बदलने पर मेहनत शुरू कर दी थी। पिछले साल जून में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट अपने खाते में डालकर संख्या 66 कर ली। इसमें आजमगढ़ तो बीजेपी 2014 में भी नहीं जीती थी। अब बची हुई 14 सीटों पर नतीजे बदलने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा फिर से 2024 में यूपी की हारी सीटों पर जीत की राह तलाशने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चर्चा में। एक बार फिर से रुख करते हैं अपने गेस्ट का, अल्लाह सिंह के पास चलते हैं। अल्लाह जी, चूंकि लगातार आपकी तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां हैं, बीजेपी एक मिशन लेकर चल रही है और बीजेपी इस पर काम कर रही है, लेकिन काट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती। पुनीत पाठक साहब कह रहे थे और अभिषेक जी को भी आपने सुना होगा चर्चा में, कह रहे बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यानी कि भारत में रहकर अगर हिंदुओं की बात, जो कि कोई राजनीतिक दल नहीं करना चाहता है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है नहीं भाई हिंदू भी जो है वो 80% है, इस देश के ही नागरिक है, तुष्टीकरण की राजनीति जो है इतनी मत करो कि हिंदुओं की आप अनदेखी कर दो, तो ये कह रहे हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं साहब, सब लोग जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करती हूँ, अभी 3-4 रोज पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि अमरोहा में शामी के गांव में एक खूबसूरत सा यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा तुष्टीकरण हो गया? क्या वहां पर जब स्टेडियम बनेगा तो सब बच्चे खेल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? और शामी है, मुसलमान है, तो सबके लिए काम करते हैं। अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी, इलीगल प्रॉपर्टी जो उसने कब्जा करके बनाई थी, उसको ध्वस्त करके जो फ्लैट्स बने, सबसे ज्यादा जो मुस्लिम बहनों को वहां पर मिले। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म से कोई भी आता हो, साहब आप कानूनी तरीके से अमन चैन से आप उत्तर प्रदेश में रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अपराधी भी यहाँ से भाग गए, भ्रष्टाचार भी पहले से बहुत कम हो चुका है। पर हाँ,
अगर आप सोचोगे कि आप अपने इलीगल धंधे यहाँ चला सकोगे, तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे कर पाओगे, वो तो नहीं योगी आदित्यनाथ जी होने देंगे। अब ये चाहे कुछ भी कह लें, इसलिए जो मैं कह रही थी कि मुझे पूरी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पूरे कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 80 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से लेकर आएगी। बिल्कुल। अभिषेक जी, अब क्योंकि आपने अन्ना सिंह जी को सुन लिया है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस डिबेट में आना बहुत जरूरी हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में ही हैं और जिस तरीके के अनर्गल बयान वो दे रहे हैं, उसके बाद जब ये कहा जाता है आपकी पार्टी की तरफ से उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड नहीं लिया जाता, तो सर फिर सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं। अब जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं सबसे पहले अनिला बहन मेरी बड़ी बहन है, उनको हमेशा मैं आदर करता हूँ, उनकी बातों में बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है वो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? 403 सीटें आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिए थे? 20% आबादी, 19% आबादी है वो। आपने कितनों को टिकट दिया था? आपके कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, जरा ये भी बता दीजिएगा। उसके बाद ये बात कर रही थी कि जातिगत जनगणना की बात मैं करने पे आ रहा था। आप लोग क्यों नहीं जातिगत जनगणना करें? आपका सॉलिसिटर जनरल क्यों खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करता है कि भारत सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं देना चाहते। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने करी तो इन्होंने कहा भ्रष्टाचार कम हो गया, ये तो खत्म होने की बात करते थे। और पीडब्ल्यूडी में खुलेआम भ्रष्टाचार दिखा, कई रोडों पे दिखा, इनके विधायकों ने दिखाया, वीडियोस दिए, विधानसभा में प्रोसीडिंग्स में नोट है। और उसके बाद कहते हैं सिंचाई विभाग में घोटाला हुआ, वो नोट है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है उनके विभाग में सीएमओस के ट्रांसफर हो जाते, उनको पता नहीं चलता, खुलेआम भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार की बात ना करें तो अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। अनिला बहन को, मेरी बड़ी बहन है, मैं इनसे हमेशा शिष्टाचार से ही बात करता हूँ, बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं ये, तो मैं इनसे जरूर ये सवाल जरूर ये पूछना चाहूँगा, कृपया करके इन पे जरा रोशनी जरूर डाल दीजिएगा, या आपकी पहुँच तो ऊपर तक है, आप उनको भी ये क्लियर कर दीजिएगा। आप बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, आप महंगाई के बारे में बात नहीं करते, आपके युवाओं के बारे में बात नहीं करते, आप जो जन समस्याएं हैं उनके बारे में बात नहीं करते। आप बात किसकी करते हो? आप आजकल मुद्दा आपने क्या लेके रख रखा है? हलाल और वो सारी चीजें। ये क्या इससे देश का विकास हो रहा है? इससे क्या देश का विकास हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक, अभिषेक जी काउंटर ले लेते हैं। डॉक्टर हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल अभिषेक जी, देश का विकास बिल्कुल आपने सवाल अगर कर दिए हैं तो अन्ना जी से जवाब ले लीजिए। जी 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 अन्ना जी। देखिए अभिषेक जी को मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपके अलायंस में पार्टनर है ना कांग्रेस, उनसे पूछिए 2011 में जो उन्होंने सोशो इकोनॉमिक सेंसस कराया, उसके जो स्टैटिस्टिक्स से जो डाटा है उसको क्यों नहीं अभी तक रिवील किया था। 2014 में तो वो आउट हुए, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उनसे पूछिएगा जरूर कि क्यों नहीं किया। और कास्ट सेंसस की अगर हम बात करते हैं, कास्ट सेंसस तो जो हमारा स्वतंत्र भारत है हुआ ही नहीं उसके बाद कभी भी। हमेशा जब भी सेंसस हुआ है उसका आधार जो है सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल ये रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो है कास्ट सेंसस जो है नहीं कराना चाहती, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं कराया। परंतु मुझको लगता है कि जो भी मौजूदा सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, उनको बिल्कुल अपने चाहे वो इंटरनल एक्सरसाइज करके जो किस जाति के कितने लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे वो ईबीसी हैं, चाहे वो एससी एसटी हैं, उनके पास आंकड़े होने चाहिए। क्योंकि सरकारों का काम होता है कि जो कमजोर है उसको आप सहायता दीजिए, आंकड़े उनके पास होंगे, उनको आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है लेके कि देखो तो देखो, फिर कुछ नेता सामने आ जाएंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बाकी जो छोटी छोटी मतलब गणना में छोटी छोटी जातियां हैं वो कहाँ चली जाए भाई? आप लोग भेदभाव करके हिंदुओं को ही बांटना चाह रहे हो। विकास का काम करिए, देखिए कि कौन कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती है ना, पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है अंत्योदय, उसको आगे आना है, उसको आगे लेकर आना है। अमित शाह जी ने भी कहा है कि उस समय पर ये भी होगा और हम ही करा सकते हैं, और कोई राजनीतिक दल जो है उसमें इतनी हिम्मत, ताकत, क्षमता नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिषेक जी बोले।
जी अभिषेक जी बोले। मैं अनिला बहन से जी मैं अनिला बहन से जरूर पूछना चाहूंगा। मैंने पूछा था 403 में इन्होंने कितने टिकट दिए थे। कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, इससे साफ जाहिर हो जाता है। तो उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहते हैं ना, महंगाई पे जवाब नहीं दिया, बेरोजगारी पे जवाब नहीं दिया, युवाओं पे जवाब नहीं दिया। तो मैं एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेने दें। अभी आप जो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी दल है जो ये विकास की बात करता है। मुझे लगता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। मैं जब डॉक्टर बना तो किसी की सरकार थी, मुझे नहीं पता उस समय किसकी सरकार थी, शायद अटल जी की सरकार थी तो, और या कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी भी सरकार थी। तो मैं उस समय भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और मैंने विकास को एक सतत प्रक्रिया, एक दिन में पेड़ नहीं उग जाता, एक दिन में वो चीजें नहीं बन जाती। जितनी भी सरकारें आती हैं जनता चुन के इसलिए वहां पे बैठाती है कि अब अडानी और अंबानी को मदद ना करें। आप जनता की मदद करने के लिए वहां बैठे हुए। आप बता दीजिए अडानी जी के ऊपर कितने आरोप लग गए। आप जो गवर्नमेंट कहते हैं टैक्स बेस के बने हुए एयरपोर्ट हैं पैसे से, उनको आपने अडानी जी को क्यों सौंप दिया? इससे सरकार का क्या फायदा, इससे आम नागरिक का क्या फायदा? आप तो कहते थे चप्पल वाला आदमी भी हवाई जहाज में उड़ेगा। ठीक साहब, खाने को रोटी नहीं है, ठीक है, और बिजली जलने को नहीं है, और उसके बाद ये तरह की बातें आप लोग करते हो। मुझे बड़ा कहते हैं ना, कभी कभी शर्मिंदगी से महसूस होती है कि इस तरह की बातें हम लोग मीडिया चैनलों पे बैठ के डिस्कस करते हैं और सरकार उसके ऊपर, उसके कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। भाई जो करना है वो करना है। ठीक, चलिए अभिषेक जी, मैं ठीक है अभिषेक जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। अपना कहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है आपके पास